जय हिंद फार्मा के पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आज हम लोग सीखने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन एंड डिफिनेशन ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल का डिफिनेशन। तो सेल क्या होता है? तो सेल इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? तो सेल सारे ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि आखिर फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता क्या है। जैसे कि समझिए, ये एक घर बना है। ठीक है, एक घर बना है। तो घर कैसे बना होगा? बहुत सारे दीवार के मिलने से आपका घर बना होगा। ठीक है, और ये जो दीवार बना है ये छोटे छोटे ईंट के मिलने से बना है। तो सबसे इस दीवार का सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया? ईंट हो गया। और इस ईंट के मिलने से दीवार बना, और इस दीवार के मिलने से क्या बन गया? घर बन गया। तो उसी तरह अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म तब बनेगा जब बहुत सारे सेल, ये जो आपका सेल दिख रहा है, ये सेल, बहुत सारे सेल जब आपस में मिलेंगे तो टिश्यू बनेंगे। ठीक है, और टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम, और फिर क्या बनते हैं? ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो सेल होता है। इससे कुछ छोटा हो नहीं सकता है जो कि प्रॉपर वे में फंक्शन करे। ठीक है ना? तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर। अब समझते हैं कि फंक्शनल क्या होता है। आखिर ये फंक्शन क्या कुछ करता होगा? देखिए, तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसेंशियल फंक्शन क्या होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का? तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे इसेंशियल फंक्शन के बारे में समझते हैं तो वो होता है बायोमेटाबॉलिज्म। ठीक है ना? ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होता है। बायोमेटाबॉलिज्म किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होता है। इसीलिए सबसे एक्यूरेट आंसर माना जाता है। ठीक है ना? इसके अलावा जो भी आप एग्जाम्पल देंगे वो सभी का एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट बायोमेटाबॉलिज्म। इसीलिए कोई भी लिविंग को अगर डिफाइन करना होगा तो क्या बोलेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें कि बायोमेटाबॉलिज्म परफॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा? लिविंग कहलाएगा। अब बायोमेटाबॉलिज्म होता क्या है? तो देखिए, बायोमेटाबॉलिज्म दो टर्म से मिलकर बना है, एक कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। जैसे ग्लूकोज हम लोग लेते हैं तो ग्लूकोज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। तो कोई चीज अगर ब्रेक होगी तो वो आएगा कैटाबॉलिज्म के अंदर। और जैसे कि ये ब्रेक होकर फाइनली क्या बनाता है? एनर्जी। एनर्जी बनाता है, जो कि किस फॉर्म में बनाता है? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। तो ये जो एनाबॉलिज्म हुआ, ठीक है ना, एनाबॉलिज्म फॉर्मेशन वाले पार्ट, तो फॉर्मेशन वाले पार्ट को एनाबॉलिज्म बोल रहे हैं, जैसे कि एनर्जी फॉर्म हो रहा है, और कैटाबॉलिज्म मतलब कि ब्रेकडाउन वाले पार्ट को। और ये दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? बायोमेटाबॉलिज्म। और इस तरह का जो एनर्जी बनता है एटीपी, सिर्फ और सिर्फ लिविंग में बनता है। इसीलिए बायोमेटाबॉलिज्म ही सिर्फ लाइफ को प्रॉपरली वे में डिफाइन करता है। अब देखिए, जैसे कि आप लोग, बहुत सारे लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन भी है लेकिन प्रॉपर सही नहीं है लिविंग को डिफाइन करने का। क्योंकि बहुत सारे अस्ट्राइल पर्सन होते हैं जो ट्रेन में, जैसे कि वो जो अस्ट्राइल पर्सन घूमते रहते हैं, तो आपका क्या हो गया? वो लिविंग होते हैं जबकि वो बच्चे जन्म देने में असमर्थ होते हैं। उसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो ग्रोथ के बारे में अगर बात करते हैं तो ग्रोथ, जैसे कि आपका हिमालय माउंटेन है, हिमालय माउंटेन है, ये भी ग्रोथ कर रहा है। पहले सुने होंगे कि हिमालय माउंटेन का जो ऊंचाई था वो 8,848 मीटर था, लेकिन अभी बढ़ के 8,850 मीटर हो गया। ठीक है, तो आपका माउंटेन भी ग्रोथ कर रहा है जबकि वो नॉन लिविंग है, क्योंकि उसके अंदर नीचे से जो भी है वो प्रॉपर रॉक का डिपोजिशन होते जा रहा है और वो उसका ऊंचाई बढ़ते जा रहा है। फिर हम लोग देखते हैं रिस्पांस टुवर्ड स्टिमुलाई। तो रिस्पांस टुवर्ड स्टिमुलाई की बात करते हैं तो देखिए, ये जो आपका स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई आखिर होता क्या है पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टिमुलाई वो सारा कुछ चीजें हो सकती है जिसके प्रति हम लोग रिस्पॉन्स करें, जैसे कि लाइट हो जा सकता है, लाइट हो सकता है, कुछ ही टच हो सकता है, ठीक है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है।
तो सारा कुछ जिसके प्रति हम लोग रिस्पॉन्स करें उसको क्या बोलेंगे, स्टिमुलाई। ठीक है ना। तो समझिए, अगर कोई पर्सन कोमा में गया हुआ है तो उसको चींटी काट लीजिए, थप्पड़ मार दीजिए या कुछ कर दीजिए, वो किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है ना। तो किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं करेगा, फिर भी वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। या मोबाइल को बोलिए, जैसे कि आजकल स्मार्टफोन आ गया, उसको हे गूगल बोलने पे या ओके गूगल बोलने पे वो रिप्लाई करता है या कुछ ना कुछ आवाज निकालता है, या टच करने पे रिप्लाई करता है। तो वो क्या है, वो नॉन लिविंग है। ठीक है, जबकि वो रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये भी प्रॉपर डिफिनेशन नहीं हुआ। उसी तरह लोकोमोशन की बात करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऑटोनोमस मूविंग व्हीकल्स होते हैं, वो मूव करते हैं जबकि नॉन लिविंग है, या पेड़ पौधा वो मूव नहीं करता जबकि वो लिविंग है। ठीक है, तो हम लोग इसेंशियल फंक्शन में सबसे बेस्ट फंक्शन क्या हो गया, बायोमेटाबॉलिज्म। वो जिसमें भी होगा वो लिविंग होगा। इसके अलावा अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तभी लिविंग हो सकता है, ग्रोथ कर रहा है, ये सब भी इसके अलावा लिविंग के डिफाइन करने के तरीके हैं, लेकिन ये सब एप्रोप्रिएट सही नहीं है। अब हम लोग आगे चलेंगे, तो हमारा जो सेल होता है, ठीक है ना, तो जो भी लिविंग होते हैं उस सेल नंबर के आधार पे कितने तरह के हो सकते हैं। तो देखिए, सेल नंबर के आधार पे लिविंग दो तरह के हो सकते हैं। एक हो गया, या तो सिंगल सेल वाला होगा या तो मल्टी सेल वाला होगा। या तो सिंगल सेल का होगा या एक से ज्यादा सेल का होगा, उसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। तो सिंगल सेल वाले को क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर, और एक से ज्यादा सेल वाले को क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर। जैसे कि किसका इमेज है, बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का इमेज है। तो ये जो बैक्टीरिया आपका है, ये आपका क्या हो गया, सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, जो कि हर एक फंक्शन कर सकता है। एटीपी का फॉर्मेशन कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, उसी तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हाथी हो गया, ट्री हो गया, ये सारा कुछ क्या हो गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिफिनेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आधार पे सेल है जो कितने तरह के हो सकते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियस के आधार पे सेल जो है वो दो तरह का हो सकता है। पहला हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा हो गया यूकैरियोटिक सेल। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रोकैरियोटिक सेल क्या होगा और यूकैरियोटिक सेल क्या होगा। देखिए, जनरली कैरियोन का मतलब क्या होता है, कैरियोटिक, यानी कि कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। और प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो मतलब क्या हो गया, प्रिमिटिव। तो वैसा सेल जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का हो उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट। फिर से सुनिए, वैसा सेल जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का हो उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट। इसका एग्जांपल क्या हो गया, ऑल बैक्टीरिया। ठीक है, ऑल बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, और कैसा होते हैं, सिंगल सेल वाले होते हैं। उसी तरह यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, तो यू मतलब क्या होता है, ट्रू, और कैरियोन मतलब है भाई अभी क्या बताएं, न्यूक्लियस। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस। तो वो सारा सेल जिसका न्यूक्लियस कैसा हो, ट्रू टाइप का हो, यानी कि सच्चा न्यूक्लियस हो, वो सारे के सारे सेल क्या होंगे, यूकैरियोटिक। इसका एग्जांपल हो गया प्लांट सेल, आपका प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम। ये जनरली यूकैरियोटिक सेल जितने भी होते हैं या तो सिंगल सेल के भी हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सिर्फ और सिर्फ कैसा होगा, सिंगल सेल का होता है। और इसका एग्जांपल कौन है, बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया। अब देखिए, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल देख लिए, तो आखिर प्रिमिटिव तरह का सेल होगा तो किस तरह का होगा। आखिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अलावा और क्या कुछ डिफरेंस हो सकता है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे पहले डीएनए देखते हैं। देखिए, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो नंगा होता है, वो किसी कवर में प्रॉपर ऐसे कवर में घिरा नहीं होता है। ठीक है ना, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है प्रोटीन से लिपटा रहता है ऐसे, उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, वो गोल तरह का एक यूनिट होता है जिसमें कि ऐसे डीएनए लिपटा रहता है और इसका ऐसे ही नंगा रहता है। और इसका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, ऐसे इस तरह का कुछ सर्कुलर टाइप का होता है। ठीक है, जब कभी यूकैरियोटिक का जो डीएनए होता है वो लंबा हेलिक्स के आकार का होता है, लीनियर होता है। इसमें किसी तरह का इंटरॉन नहीं पाया जाता। इंटरॉन क्या होता है, इंटरॉन का अनयूजुअल सा नाइट्रोजन बेस का एक खास तरह का सेगमेंट है। ठीक है ना, उसका कोई यूज नहीं होता है।
जबकि इसमें यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, लेकिन जब बाद में जब स्प्लिसिंग होता है, डीएनए का स्प्लिसिंग होता है, तब उसको बाद में हटा दिया जाता है। ठीक है ना। फिर इंट्रॉन के बारे में आगे हम लोग खास इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस में भी हम लोग ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में भी प्रॉपर इंट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग ऑर्गेनेल्स के बारे में समझते हैं। तो ऑर्गेनेल्स क्या होता है? तो सेल में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो भी इसेंशियल तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो कि खास तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है, वो सारा के सारा ऑर्गेनेल्स कहलाता है। जैसे कि क्या हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक है ना, गोल्गी बॉडी, अगर नाम सुने होंगे तो याद आ रहा होगा। तो ये सब क्या हो गया? ऑर्गेनेल्स हो गया। तो जितने भी अब ऑर्गेनेल्स के हिसाब से देखते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जनरली कोई भी न्यूक्लियस पहला नहीं पाया जाता है, नो न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर जो भी मेम्ब्रेन होंगे, जो भी जनरली ऑर्गेनेल्स बॉन्ड मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन रहता है, लाइसोसोम में मेम्ब्रेन रहता है, ये सब में, तो सारे के सारे क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है। फिर राइबोसोम की बात करें तो इसमें राइबोसोम होता है 70S टाइप का होता है। किस तरह का? 70S टाइप, जिसमें एस सेडबर्ग कांस्टेंट को डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? सेडबर्ग कांस्टेंट को। ठीक है ना। एस राइबोसोम को जनरली सेडबर्ग यूनिट में नापा जाता है, जो कि इसके डायमेंशन को बताता है। उसी तरह यूकैरियोटिक में देखेंगे तो ये जनरली इसका मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसमें राइबोसोम 80S टाइप के होते हैं। ठीक है। और इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देखिए रिप्रोडक्शन इसमें कैसे करता है? या तो बाइनरी फिजन से करेगा, या सिंगल क्रोमोसोम ही है उसके थ्रू करेगा। तो बाइनरी फिजन क्या होगा? तो एक बैक्टीरिया से रहेगा और बीच से डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद इधर वाला एक नया बैक्टीरिया बन जाएगा और इधर वाला एक नया बैक्टीरिया बनेगा। और सिंगल क्रोमोसोम ही डिवाइड करके कॉपुलेशन के थ्रू, सेक्स पिलाई के थ्रू कॉपुलेशन करके बनाता है। जब कभी इसमें क्या होता है? मियोसिस और माइटोसिस होता है, यानी कि प्रॉपर सेल डिवीजन होगा और उसके थ्रू बनेगा। या और इसमें क्रोमोसोम जनरली होते हैं वो पेयर्ड में पाया जाता है। इसमें क्रोमोसोम कैसा रहता है? अकेला रहता है, हेप्लॉइड रहता है। अगर अकेला रहेगा तो हेप्लॉइड बोलेंगे, और पेयर्ड में रहेगा तो डिप्लॉइड बोलेंगे। और इसका जनरली प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है 1 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। जनरली प्रोकैरियोटिक सेल छोटे होते हैं, तो कितना होगा? 1 से 5 माइक्रोमीटर। माइक्रो कितना को बोलेंगे? तो 10 के पावर माइनस 6 मीटर को क्या बोलेंगे? माइक्रो। ठीक है। और इसका साइज जनरली बड़ा होता है, तो कितना होगा? 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच होगा। ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का बेसिक डिफरेंस है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको बैक करके फिर से देख लीजिएगा। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल आखिर प्रॉपर बैक्टीरिया दिखता कैसा, और यूकैरियोटिक सेल। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल कुछ इस तरह का होता है। एक बैक्टीरिया का फोटो है, जिसमें कि इसके अंदर न्यूक्लियोइड है। ठीक है। न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियोइड पाया जाता है। इसी में सर्कुलर ऐसे डीएनए रहते हैं। ठीक है। और इसके सेल के जो प्लाज्मा होते हैं उसको क्या बोल रहे हैं? साइटोप्लाज्म। सबसे बाहर वाला जो हार्ड कवर है उसको बोला जाता है सेल वॉल, और उसके अंदर मेम्ब्रेन का एक कवर होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और देखिए ये पिलाई होता है, ये आपका पिलाई हो गया। ठीक है ना। इसके मदद से कहीं चिपकता है या अपने क्रोमोसोम को ट्रांसफर करवाने का काम करता है। और एक लंबा सा ये पूछ की तरह स्ट्रक्चर, इसको क्या बोल रहे हैं? फ्लैजेला। इसको मोशन ऐसे करके, इसको मोशन करवा के हिला करके ऐसे आगे की ओर मूवमेंट करता है। तो जिसमें भी फ्लैजेला प्रेजेंट होगा वो मोटाइल बैक्टीरिया होगा, और जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, वो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होगा। मोटाइल का मतलब हो गया मूव करने वाला, और नॉन मोटाइल का मतलब हो गया नहीं मूव करने वाला। तो जिसमें फ्लैजेला होगा वो मूव करेगा, और जिसमें नहीं होगा मूव नहीं करेगा। अब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इसमें साइटोस्केलेटन होगा। सेल के अंदर ऐसे फाइबर्स का स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर एक, तो उसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। इसमें प्लाज्मा का मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा के ऊपर से मेम्ब्रेन होगा, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। इसके अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ऐसे नेटवर्क जाल लाइक का स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोल रहे हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा वेहिकल्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे हार गड्ढा कुछ भी। गोल्गी अपरेटस होता है।
ठीक है, ये देखिए आपका गोल्गी एपरेटस है। न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है उसको न्यूक्लियस, और ये आपका बड़ा सा स्ट्रक्चर क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो इसके बारे में एक एक करके आगे के स्लाइड में हम लोग प्रॉपर देखेंगे कि एक में हम लोग प्रॉपर देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, और एक स्लाइड में देखेंगे हम लोग प्रॉपर यूकैरियोटिक सेल के बारे में, जिसमें कि हर एक के बारे में आगे एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसका एक सारा पीडीएफ हम टेलीग्राम लिंक पे भी दे रहे हैं, जिसका ये टेलीग्राम लिंक है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रॉपर एक लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके भी इस टेलीग्राम चैनल में आप जा सकते हैं और वहां से सारा जितने भी पढ़ाई हो रहा है उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नीचे आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा और उसमें फार्मा के पाठशाला का चैनल का लिंक होगा, उस पर क्लिक करिएगा और डायरेक्ट टेलीग्राम में चले जाइएगा, वहाँ पे मेरा सारा पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से सारे लेक्चर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए प्यारा सा, और हमारे चैनल को फार्मा के पाठशाला को प्रॉपर देखते रहिए। और बात करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।